So hello everyone, welcome to the next session in our articulating the article series। एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ, शी जिनपिंग ने यूरोप में विजिट किया 5 साल के बाद। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि इस विज़िट के क्या इम्प्लिकेशंस हैं और इंडिया के लिए क्या इम्प्लिकेशन है और यूरोप में जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात चल रही है वो क्या बात है, राइट। सो शी जिनपिंग 3 जगह जाएंगे, 3 जगह गए, एक फ्रांस गए, एक हंगरी गए, एक सर्बिया गए, राइट। और एक अच्छा आर्टिकल ORF में भी आया था, शी एंड द टेल ऑफ 2 यूरोप्स। टेल ऑफ 2 यूरोप मतलब कि 2 यूरोप की बात चल रही है यहाँ पे। यूरोप के अंदर ही थोड़ा सा डिवीजन है। एक कैंप प्रो चाइना है जो चाइना और रशिया की तरफ टिल्टेड है, काफ़ी सपोर्ट करता है, और दूसरा जो सेक्शन है वो चाइनीज़ प्रोब करना चाहता है। चाइनीज़ जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है चाइना के साथ, उस पर चिंतित है, राइट। सो शुरू करते हैं। तो आज की सेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे चाइना की ट्रायलेमा के बीच में। ट्रायलेमा थोड़ा सा समझेंगे, एक ओवरऑल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट समझेंगे जिसमें यूरोप की जो स्थिति है, यूरोप की ट्रायलेमा। सेकेंडली कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या हैं चाइना और यूरोप के बीच में। तीसरा यूरोपियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिसको इमैनुअल मैक्रॉन फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं काफ़ी पिचअप कर रहे हैं कि कैसे जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो यूरोप को अपनी मेंटेन रखनी है। हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की है कि कैसे जब हम नॉन अलाइंड मूवमेंट में थे तो हमने एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रखी, उसी की तर्ज पे यूरोप भी बात कर रहा है। एंड लास्टली कि इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन है जो चाइना के साथ जो कंटेम्प्रेरी मुद्दे हो रहे हैं उसमें व्हाट शुड इंडिया डू और व्हाट वेयर वी शुड प्ले, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरोप की ट्रायलेमा की बात करते हैं। सबसे पहले यूएसए और यूरोप बहुत ही स्ट्रेटजिक पार्टनर्स रहे हैं, वेरी क्लोज पार्टनर्स, एलाइज हैं, राइट। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पूरा रीडेवलपमेंट में यूएसए का सपोर्ट था। यूएस का मिलिट्री अम्ब्रेला उनके साथ है, नाटो के मेंबर्स हैं बहुत ज़्यादा। तो यूरोप और यूएसए का रिलेशनशिप काफ़ी इंटीग्रल है ओवरऑल वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए। वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एंड स्पेसिफिकली आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर 1991 में, जब उसका और कोई भी अल्टरनेटिव या फिर और कोई भी चैलेंज नहीं रह गया, तब यूएस और वेस्ट ने मिल के ही सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, सारे ग्लोबल प्रोसेसेस, सारे ग्लोबल नॉर्म्स को शेप अप किया है, राइट। तो अब इश्यूज़ क्या आ रहे हैं? अब इश्यूज़ आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप जब 2016 में आए, देन ही केम अप विद अ स्ट्रेटजी ऑफ अमेरिका फर्स्ट। ही सेड कि भाई हमको यूएस को पहले देखना है और यूरोप की कंट्री जो इतनी अमीर अमीर हैं वो अपनी मिलिट्री की सुरक्षा स्वयं करें, हम क्यों सपोर्ट करें उनको। प्लस जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में हम सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें यूएस उनको ज़्यादा पैसे दे रहा है, क्यों नहीं यूरोप की कंट्री उसको पे अप करते हैं। सो दे शुड ऑल्सो पे अप फॉर इट, राइट। सो देर इज़ अ पुल फैक्टर फ्रॉम यूएसए में क्या था डोनाल्ड ट्रंप के आने से? प्रोटेक्शनिज्म भी, ट्रेड टैरिफ, कि जो पहले सामान बहुत इजीली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू चला जाता था, बट अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं भाई, आप लोग सस्ता सामान हमें बेच देते हो और हम बेचने जाएं तो आप लेते नहीं हो, राइट। तो दीज आर द थिंग्स जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक सिनारियो चेंज किया। अब प्रोस्पेक्ट्स हैं कि अभी 2024 में फिर से इलेक्शंस हैं यूएस में, और 2025 में विल हैव अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। डोनाल्ड ट्रंप भी हो सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक प्रोस्पेक्ट हैं। तो द पॉइंट इज ही इज़ करंटली द लीडिंग रिपब्लिकन कैंडिडेट। तो जब वो वापस आएंगे तो अगेन ये सब इश्यूज़ ज़्यादा होंगे और यूरोप को दे नीड टू हैव एन इंस्टेंस और दे नीड टू हैव एन स्ट्रेटजी टू डील विद इट। तो एक तो यूएस की बात हो गई। दूसरा बात हुई रशिया की। रशिया में जो यूक्रेन में जो ऑफेंसिव है तो उससे यूरोप बहुत डरा हुआ है। लास्ट ईयर इमैनुअल मैक्रॉन कह रहे थे कि नहीं, रशिया एक अच्छा कंट्री है, रशिया को हमें, मतलब रशिया को एक तरीके से अपीस करने की कोशिश कर रहे थे कि रशिया यूक्रेन में थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाए या एकोमोडेटिव स्टैंस ले, पर रशिया ने ऐसा नहीं किया। तो अब इमैनुअल मैक्रॉन ही, जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ईयू की वॉइस हैं इस समय, फ्रांस के प्रेसिडेंट,
कि उन्होंने कहा कि रशिया क्या है, रशिया इज़ द मेजर फोर्स, मेजर इविल फोर्स है एक तरीके से, और रशिया को मैनेज करना है, उसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है। और यूक्रेन वॉर यदि रशिया जीत गया या रशिया ने उस पर कब्ज़ा कर लिया तो यूरोप की सिक्योरिटी के लिए दैट वुड बी अ ह्यूज रिस्क फॉर यूरोप सिक्योरिटी। ठीक, तो ये रशिया का इशू हुआ। अच्छा, रशिया पे डिपेंडेंस भी यूरोप की है अभी भी, गैस को लेके और ऑयल रिजर्व्स को लेके रशिया पे देयर इज अ ह्यूज डिपेंडेंस ऑफ यूरोप ऑन दी रशिया। तीसरा, इकोनॉमिक प्रेशर्स फ्रॉम चाइना। चाइना के साथ ईयू के ट्रेड डेफिसिट हम अभी देखेंगे काफ़ी बढ़ गया है, $400 बिलियन तक पहुंच रहा है। तो चाइना पे ओवर डिपेंडेंस है। सेकेंडली, चाइना एक सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, और एक चाइना अपने जो कंट्री में ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाता है, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग इशू। उस पर भी प्रोब यूज कर रहा है। सो एक तरीके से यूरोप के पास एक कठिन समय है। एक तो यूएस जो उसका बहुत ही टाइम टेस्टेड पार्टनर है, उससे दूरियां बढ़ रही हैं, प्रेशर ऑफ चाइना एंड रशिया बढ़ रहा है, चाइना की उसको ज़रूरत भी है। सो इट इज़ समराइज्ड एज यूरोप्स ट्रायलेमा, कि भाई तीनों के साथ कैसे यूरोप आगे बढ़ता है, राइट। सो यही मैं समझाना चाहता था मैप के थ्रू, बट वी हैव एक्सप्लेन्ड इट थ्रू फ्लो चार्ट। तो वेरी क्विकली, so ये यूरोप्स ट्रायलेमा, so it is also underlines यूरोप्स ट्रायलेमा in navigating the great power dynamic between the US, China and Russia। और इमैनुअल मैक्रॉन ने देखिए बोला कि शेक यूरोप आउट ऑफ हिज कॉम्प्लिसेंसी, जो ट्रायलेमा को फेस करना है तो वी कैन नॉट रिमेन डिफेंसिव, दैट वी कैन नॉट लेट दी, ये ग्लोबल जो पावर हैं हम उनको नहीं कह सकते कि आप लोग प्ले कीजिए हमारे साथ, हमें भी एक एक्टिव प्लेयर के रूप में उसे प्ले आउट करना है। सो शी जिनपिंग की 5 साल बाद फर्स्ट विजिट है। सो ही इज़ कमिंग अप विद आफ्टर 5th ईयर, सो ही इज़ कमिंग अप विद सम ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइना का जो रुख रहा है यूक्रेन वॉर पे, सो दे हैव सेड दैट दे आर न्यूट्रल, देयर ऑफिशियल इंस्टेंस इज न्यूट्रल, बट दे हैव सप्लाइड वेपन्स टू रशिया। वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से चाइना, राइट। इसीलिए फ्रांस में इमैनुअल मैक्रॉन काफ़ी होपफुल थे कि दैट चाइना को यूज़ करके दे कैन पुट प्रेशर ऑन रशिया, बट वो दे विल नॉट एबल टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। सो रिपेयर रिलेशंस इन यूरोप डैमेज्ड बाय चाइना सपोर्ट फॉर रशियाज वॉर ऑन यूक्रेन, ये है चाइना के ऑब्जेक्टिव। तो उसकी वजह से जो यूरोप के साथ रिलेशंस ख़राब हुए, उस रिलेशंस को मैनेज करने की कोशिश है चाइना के द्वारा। सेकेंड, ब्लंटिंग ईयूज़ इकोनॉमिक सिक्योरिटी एजेंडा विज़ चाइना, तो इकोनॉमिक एंगल पर जो इश्यूज़ हैं उस पर हम बात कर सकें। एंड तीसरा, शो केसिंग बीजिंग्स स्ट्रॉन्ग टाइज विद द पार्टनर सच एज सर्बिया एंड हंगरी, जो मैंने आपसे बताया क्या है विद इन द ईयू विच आर प्रो रशिया या प्रो चाइना कंट्रीज़ हैं, ठीक है। नाउ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या हैं, बहुत समरी देखते हैं फिर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर इकोनॉमिक इश्यूज़ पे बात करें तो देयर इज़ अ स्ट्रेटजी, यू ने स्ट्रेटजी लास्ट ईयर एक निकाली 2023 में, डी रिस्किंग स्ट्रेटजी, इसको हम देखेंगे अभी। फिर प्रोब इनटू चाइना स्ट्रेट प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल में कैसे चाइना डंपिंग कर रहा है या फिर अपने कंट्री में जो सब्सिडी दे देता है जिसकी वजह से वहाँ पे ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाना सस्ता हो जाता है और वो यूरोप में वो बेच रहा है, जिसकी वजह से यूरोप के जो जहाँ पे मार्केट प्रैक्टिसेस हैं और इस तरीके की सब्सिडी का कोई सिस्टम नहीं है, उनको वो महंगा पड़ता है। तो एक तरीके से ईयू का मार्केट चाइना में तो बढ़ रहा है, पर यूरोप के खुद के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं। एंड तीसरा, बलूनिंग ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा यूरोप और चाइना के बीच में बढ़ रहा है। पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ की बात की जाए तो चाइनाज स्पॉनेज एक्टिविटीज़, इन द रिसेंट टाइम्स देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ न्यूज़ कि चाइना के कई सारे स्पाइज हैं और कई बार तो यूरोप के जो ये हैं रूलिंग क्लास हैं उनके अंदर ही चाइना के बहुत ज़्यादा मतलब स्पाइज हैं, एंड दे कीप ऑन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन एंड दे प्ले अ वेरी स्ट्रेटेजिक रोल, एंड वो बाहर आते हैं तो इट क्रिएट्स एन इशू और इट क्रिएट्स अ मिसट्रस्ट बिटवीन द कंट्रीज़।
नेक्स्ट, चाइनाज एडिंग रशिया इन द यूक्रेन वॉर, ये तो हमने डिस्कस किया कि कैसे चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से। एंड थर्डली द यूरोप्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। चलिए, तो पहले डी रिस्किंग स्ट्रेटजी, सबसे पहले एक होती है डी कपलिंग स्ट्रेटजी। डी कपल माने क्या होता है? डीकपलिंग स्ट्रेटजी न्यूज़ में थी जब इंडिया और इज़राइल और इंडिया पैलेस्टीन का जब इशू था, तो कपलिंग है। फॉर एग्जांपल, जब पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन प्रेसिडेंट जाते थे इज़राइल, तो वो इज़राइल जाने के बाद वो पैलेस्टीन भी जाते थे, तो कहते हैं बैलेंस आउट करना। तो एक तरीके से इंडियन डिप्लोमेसी में इज़राइल और पैलेस्टीन कपल्ड थे कि अगर एक को बैलेंस करना है तो तुरंत ही दूसरे को बैलेंस करना है। पर अंडर दी रीसेंट इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, ये क्या पॉलिसी अपनाएगी? डीकपलिंग की पॉलिसी अपनाएगी कि हम पैलेस्टीन को अलग डील करेंगे, इजराइल को अलग डील करेंगे। देयर विल बी नो कपलिंग, सो इसको बोलते हैं डीकपलिंग। तो यूरोप के साथ उन्होंने डीकपलिंग की बात नहीं की। डीकपलिंग मतलब टोटली रिलेशनशिप्स को हटा देना, जैसे इंडिया पाकिस्तान के फॉर एग्जाम्पल बीच में। पर उन्होंने कहा डी रिस्किंग स्ट्रेटजी, मतलब कि जो चाइना से जो रिस्क आ रहे हैं उन रिस्क को कम करना, राइट। तो इसको समझते हैं। यूरोप्स डी रिस्किंग स्ट्रेटजी इज द नुआंस्ड अप्रोच एम्ड एट रिड्यूसिंग इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी विदाउट कंप्लीटली सीवरिंग द टाइज। पूरे टाइज हटाने की जगह पे अपनी वल्नरेबिलिटी को कम करना, राइट। इसको पिछले साल लेआउट किया गया था। अच्छा, यहाँ से सीखा कहाँ से? रशिया से। रशिया एनर्जी पे इतनी डिपेंडेंस हो गई थी यूरोप की कि दैट इज़ वाई वो नहीं चाहते कि चाइना भी उसी तरीके का डिपेंडेंस यूरोप पे बना पाए, राइट। सो दैट इज़ वाई दे हैव कम अप विद दिस डी रिस्किंग स्ट्रेटजी। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जिसपे चाइना के साथ ईयू का स्टेटस क्या है, वो भी बड़ा मतलब फ़नी है या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी है। फॉर एग्जांपल, अ पार्टनर फॉर कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर एंड ए सिस्टमिक राइवल। सो इट इज़ ऑफिशियल डॉक्ट्राइन ऑफ द यूरोपियन यूनियन डिफाइंस चाइना एज। तो पार्टनर भी कहता है, कॉम्पिटिटर भी कहता है और सिस्टमिक राइवल भी कहता है। तो ये दिखाता है कि कैसे चाइना अपने आप में इतना बड़ा इनिग्मा है कि उसको ना छोड़ते बनता है और ना निगलते बनता है, राइट। So obviously China poses such huge risk, for example national security risk, cyber security risk, economic risk and so on. Then जो चाइना पे मैंने बताया ईवी को लेके प्रोब चल रही है, तो स्पाइंग स्कैंडल जो स्पनेज की बात की, इन्वेस्टिगेशन इनटू द चाइनीज डंपिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मेजर सैंक्शंस अगेंस्ट द चाइनाज इलेक्ट्रिक ईवी मेकर। चाइना में ईवी का BYD एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, काफ़ी अच्छे पेस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी मैन्युफैक्चर कर रही है। सो यूरोप उससे डरा हुआ है एंड यूरोप हैज़ लॉन्च अ प्रोब। तो चाइना, ये शी जिनपिंग आए हैं कि इस पर भी बात की जाए और इसको थोड़ा सा लाइटन आउट किया जाए। नेक्स्ट इज़ अबाउट ट्रेड डेफिसिट। सो अगर आप देखें समय के साथ कैसे, पहले तो कांस्टेंट टाइप का था, देन हेयर द ट्रेड डेफिसिट हैज़ इंक्रीज्ड, राइट। तो चाइना के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं, इंपोर्ट्स कांस्टेंट है मोर और लेस। तो द ट्रेड डेफिसिट हैज़ इंक्रीज्ड एंड दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर यूरोपियन यूनियन, राइट। तो अगर फ्रांस की बात की जाए, इमैनुअल मैक्रोन, जैसा मैंने बताया, एक तरीके से माउथ पीस हैं इस समय यूरोप के, EU के। तो जो अपनी वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं कि EU, तो वो कह रहे हैं EU या फिर दे शुड नॉट बी वेसल ऑफ द USA। हम USA के सबॉर्डिनेट नहीं हैं, वी आर नॉट सबॉर्डिनेट टू USA, राइट। थोड़ा इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया की भी पॉलिसी क्या है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी क्या कहती है इन एसेंस, जैसे कि इंडिया नैम पीरियड में था, पोस्ट 1991 कह लीजिए, नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से इंगेज करना। हम USA से भी इंगेज करेंगे, हम USSR से भी इंगेज करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आवर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड आवर नेशनल इंटरेस्ट। हम किसी के कैंप में नहीं जाएंगे, हम किसी के वैसल स्टेट नहीं बनेंगे। वैसल स्टेट कहने का मतलब किसी के सबॉर्डिनेट स्टेट की, हमने जो कहा आपने उसको फॉलो किया। तो इंडिया ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे। तो EU भी कहता है कि अगर USA को लगता है या किसी को लगता है कि हम उसके वैसल स्टेट हैं, तो ऐसा नहीं है, हमको USA पे अपनी डिपेंडेंस कम करनी है।
तो अगर डिपेंडेंस कम करनी है, इसका मतलब कि ईयू इंडिपेंडेंटली अपने रिलेशनशिप, चाहे वो रशिया से हो चाहे चाइना से हो, वो रख सकता है, राइट। ईयू क्या होना चाहिए, अपनी खुद की मिलिट्री और स्ट्रेंथन करना है ईयू को, क्योंकि जैसे जैसे वो अमेरिका से बात करेगा कि हम उसके वैसल नहीं हैं, अमेरिका का मिलिट्री सपोर्ट भी कम होता जाएगा। तो यूरोप शुड हैव इट्स ओन मिलिट्री, और यूरोप शुड हैव इट्स ओन आइडिया ऑफ ऑफेंसिव या डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़। तो इसी की फ्रांस के प्रेसिडेंट बात करते हैं। तो ही सेज दैट यूरोप मस्ट नॉट बी वेसल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, द सर्वाइवल ऑफ ईयू डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, इसको और देखते हैं। So, developing military assistance to become European power, he rejects the notion of the equidistance। वो कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ऐसा नहीं है कि जितना अच्छा हमारा रिलेशनशिप यूएस के साथ होगा उतना चाइना के साथ होगा। कहते हैं नहीं, यूएस के साथ तो हमारा स्पेशल रिलेशनशिप है ही है। जस्ट लाइक वी से अबाउट रशिया फॉर एग्जाम्पल, दैट वी हैव अ गुड रिलेशनशिप बट वी डोंट वांट टू बिकम डिपेंडेंट ऑन यू। ठीक है, फ्रांस इज अमेरिकाज ओल्डेस्ट एलाई बट जस्ट वांट टू कीप इट्स ऑप्शन ओपन, राइट। सो फ्रांस लीडर क्या बात करते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ ब्लॉक्स की एंड कोल्ड वॉर मेंटालिटी की। ठीक है, तो वी आर फ्री टू इंगेज विद रशिया, वी आर फ्री टू इंगेज विद चाइना। ठीक, सो फ्रांस भी कहता है हमें चाइनीज़ की ज़रूरत है, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए चाइना से, राइट। सो affirmed the message of the European strategic autonomy and suggested that Europe will be a balancing power between US and the China. This is music to she's ear। तो शी को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा भाई, जो कंट्री हमेशा से यूएस के हिसाब से चली, यूरोपियन यूनियन हमेशा यूएस के हिसाब से चला, यूएस की पॉलिसीज़ को अपनाया, अब वो कह रहा है कि हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए, हमें स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी चाहिए, तो चाइना को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूरोपियन ऑटोनॉमी एंड यूरोपियन स्ट्रेटजिक यूनिटी। नाउ बात करें ट्रोजन हॉर्स या फिर द टू यूरोप्स, कि जो शी जिनपिंग के दो और स्पॉट थे, एक हमने बताया सर्बिया और एक हंगरी, विक्टर ऑर्बन। तो यहाँ पे क्या है, एक तरफ तो ईयू पे, ईवी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे एक तरीके से प्रोब चल रही है, एंड ऑन दी अदर हैंड ये कंट्रीज़ में चाइना बहुत ही ह्यूज ईवी पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, फैक्ट्री लगाने में एंड अदर थिंग्स। सो that goes to show that the opinion within the EU also is divided. So here has backed the massive Chinese investment used in countries' position in EU to dilute the criticism of China. Both countries bridle at the American power. ठीक है, now सर्बिया में जो चाइना का विजिट था वो कौन बड़ा स्ट्रेटेजिक था। जो चाइना ने विजिट किया सर्बिया में, वो 25 साल की एनिवर्सरी थी जब नाटो ने एक बॉम्ब गिराया था। नाटो में गलती से एक बॉम्ब गिर गया सर्बिया पे, चाइनीज़ एम्बेसी में। सो चाइनीज़ एम्बेसी पे बम गिर गया जब कोसोवो वॉर चल रहा था। कौन सा वॉर? कोसोवो वॉर। ये यूगोस्लाविया था, पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूगोस्लाविया का ब्रेकअप हो रहा था, तो विद इन दैट रीजन देयर वाज अ वॉर गोइंग ऑन। तो जिसमें यूएस एज अ मेजर फोर्स था, नाटो ने कुछ बम गिराया और गलती से चाइनीज़ एम्बेसी पे गिर गए, जिसमें कई चाइनीज़ मर भी गए, है ना। 3 चाइनीज़ जर्नलिस्ट एंड इग्नाइटेड फ्यूरियस प्रोटेस्ट अराउंड द यूएस एम्बेसी इन बीजिंग। तो चाइना ने, देखिए, विजिट एक स्ट्रेटेजिक बात है। शी जिनपिंग 25 साल के एनिवर्सरी पर आए टू शो केस, तो यूएस को कहते हैं आईना दिखाने की। आप जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हो और आपने देखिए हमारी एम्बेसी पे 25 साल पहले बम गिराया था। सो इट्स ऑल अबाउट मैसेजिंग एंड टेलिंग द यूएसए कि भाई आप जो फसाड बनाते हो रूल ऑफ लॉ का, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का और ये सब, दिस इज़ नॉट राइट। हम भी, मतलब वो भी एक तरीके से डिप्लोमेटिक मैसेजिंग कर रहा है चाइना, ठीक है। सो दैट वॉज नाटोज बॉम्बिंग इन सर्बिया। तो 3 जो विजिट थे चाइना के, फ्रांस के साथ और इधर 2 कंट्रीज, राइट। तो बैलेंसिंग और डिवाइडिंग द यूरोप एट्स वेल। चाइना का विजिट एज सच इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन बनाता है? देखिए, ओवरऑल जो वर्ल्ड ऑर्डर था, जो हमने डिस्कस किया कि कैसे एक वर्ल्ड ऑर्डर शेप अप हो रहा है ना, जो यूरोप का ट्रैलेमा है कि यूरोप कैसे बैलेंस करेगा रशिया को, चाइना को और यूएसए को, इसका इम्प्लीकेशन इंडिया पे तो ऑब्वियसली है ही है। अगर हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो जहां यूरोप बात करेगा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, तो उस ऑटोनॉमी में और जो बात करेगा मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की, वो क्या है? अलाइनमेंट है यूरोप और इंडिया का इस एरिया में। इंडिया भी चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, इंडिया भी चाहता है क्या
कि एक ब्लॉक मेंटालिटी या कोल्ड वॉर मेंटालिटी से हम काम ना करें। एंड ऑल्सो जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ उसको कम करना है, तो यूरोप वांट्स इट्स फ्रूट प्रिंट इन इंडिया ऑल्सो। सो इंडिया के साथ जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो भी अच्छा हो। सो दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज, इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया के। ऑलरेडी इंडिया और EU का FTA निगोसिएशंस में है, काफ़ी एडवांस स्टेज ऑफ निगोसिएशन में है। सो ऑल दिस क्रिएट्स कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर इट। इसके FTA को लेके हम किसी अन्य आर्टिकल में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, कि चाइना का कैसे जो विजिट हुआ 5 साल बाद, वेरी स्ट्रेटेजिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट विजिट, और इसके बाद शी जिनपिंग और पुतिन की भी मुलाकात हुई, तो जस्ट रीइंफोर्स द आइडिया कि कैसे चाइना का इम्ब्रेस है रशिया का और पूरा फुल हार्टेड सपोर्ट है रशिया को, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगेन जस्ट लाइक वी डू, हम सेशन के आखिरी में, यदि आप यहाँ तक आए हैं, सो आई वुड इनकरेज यू टू राइट एन ऐसे on this topic, that is visionary decision making happens at the intersection of the intuition and logic। intuition और logic के intersection पे ही visionary decision making होती है। try to write this essay कुछ examples के साथ, और कोशिश कीजिए लिखने की, भले आप समरी लिखिए, and reach out to us on the given number, और टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ आपको इसका PDF भी मिल जाएगा सेशन का, एंड वी विल डिस्कस इट टुगेदर, एंड आई विल इवेल्युएट योर एसे एंड विल प्रोवाइड सम वैल्यू एडिशन पॉइंट्स ऑल्सो वेल, राइट। सो विद दैट विल फिनिश द सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।